नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो के जरिए वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण से होने वाला दुष्प्रभाव अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु अर्थात मानक गैसों का कुछ समूह है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसेस का मिश्रण होता है। जब इन गैसों के मिश्रण में कुछ अवांछनीय तत्व, जिनमें गैसें भी हो सकती है अथवा सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये अवांछनीय तत्व जब इनमें मिश्रित होकर मूवमेंट करते हैं तो ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे कि वायु का जनजीवन पर हानिकारक प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो इसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। वायु प्रदूषण के मुख्य दो कारक होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और दूसरा मानव जनित अर्थात एंथ्रोपोजेनिक कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में वायु प्रदूषण मुख्यतः ज्वालामुखी के फटने से अथवा फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगी हुई आग के कारण से वायु प्रदूषित होती है। उनमें से कंबशन के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और अगर सल्फर युक्त कोयला अथवा फ्यूल है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स जनरेट हो सकते हैं। और उच्च तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जनरेट करती है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से तीन प्रदूषक जो हैं वो मिक्स होते हैं वायु में और एसिड रेन का कारण बनते हैं। इनके अलावा और भी जो प्रदूषण होते हैं उनमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम वीओसीज कहते हैं, वो है वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स तथा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इसमें सम्मिलित हैं। ये मुख्य प्रदूषक हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा मानव जनित कारण भी इस प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इनमें हम देखते हैं कि औद्योगिकीकरण, तेल शोधन के कारखाने, विद्युत संयंत्र अथवा परिवहन, जल थल अथवा नभ परिवहन के जो भी संसाधन है, इन सभी संसाधनों में फ्यूल का कंबशन होता है। फ्यूल या तो कोयला हो सकती है, डीजल, पेट्रोल अथवा बर्निंग गैसेस जैसे सीएनजी, पीएनजी अथवा एलपीजी हो सकती हैं। तो ये सभी की सभी कार्बनिक ईंधन जो है, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं पूर्ण दहन पर, और अपूर्ण दहन पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन उच्च ताप पर दहन से होता है अथवा कृषि जनित कार्यों से भी होता है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जब भी कोई कोयला अथवा तेल जो कि सल्फर युक्त है उसके दहन से SOx एमिशन तथा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये तीन मुख्य गैसें हैं जो कि उच्च ताप पर गर्म होने के कारण, हल्की होने के कारण आकाश में ऊपर की तरफ उठती हैं। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये गैसेस औद्योगिकीकरण से अथवा ईंधन के दहन से ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब बादलों के संपर्क में आती है, वर्षा होती है, तो इन गैसों के अणु जल से क्रिया कर क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड अथवा गंधक का अम्ल बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करती है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर कार्बोनिक एसिड बनता है। हालांकि ये तीनों ही एसिड जल में घुलनशील होते हैं, अतः जो वर्षा का जल इनके साथ धरती पर गिरता है तो वो वर्षा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। सामान्यतः वर्षा अगर इन प्रदूषक तत्वों के साथ नहीं मिलकर सामान्य वर्षा होती है, तब उसकी पीएच जो होती है वो लगभग 5.3 से 5.7 के मध्य रहती है। लेकिन जब इन गैसों के मिश्रण के कारण वर्षा अम्लीय हो जाती है
तो इस अम्लीय वर्षा का जो पीएच है वो 4.0 के करीब मिलता है। अम्लीय जल का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 4 रहता है। यहां पर पीएच जो है वो किसी भी लिक्विड के क्षारीय होने का अथवा अम्लीय होने का एक स्केल होता है जिससे प्रदर्शित किया जाता है। जब इस पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वह जल उदासीन कहलाएगा, और 7 से कम अर्थात 6, 5, 4 इस दिशा में अगर हम जाते हैं तो वह जल उतना ही अधिक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और 7 से अधिक अगर इसकी मात्रा होती है तो वह जल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अर्थात जब उसकी वैल्यू 4 पीएच हो गई है, इसका मतलब यह है कि ये जल की अम्लीय प्रवृत्ति और तेजी से बढ़ी है। यहां हम इस चित्र के द्वारा इस पूरे एसिड रेन के साइकिल को ढंग से समझ सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि औद्योगिकीकरण से अथवा संयंत्रों से, विद्युत संयंत्रों से अथवा परिवहन, जितने भी प्रदूषण के स्रोत हैं उन स्रोत से ये प्रदूषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और SO2 गैसेस हैं, वो आकाश में ऊपर की तरफ हल्की होने के कारण और गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब बादलों से वर्षा होती है तो इन गैसेस के अणु जल से क्रिया कर HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड एवं कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जल में घुलनशील होकर वापस पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। जब ये प्रकृति के ऊपर गिरते हैं तो आप यहां देखेंगे कि इस अम्लीय वर्षा से जो वनस्पतियां हैं वो समस्त नष्ट हो जाती हैं। अब हम अम्लीय वर्षा के अन्य दुष्प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। पहला दुष्प्रभाव अब अगर हम देखें तो अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीवन पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब ये अम्लीय वर्षा नदी नालों से होती हुई जलाशयों तक पहुंचती है तो जलाशयों में जो भी वनस्पतियां होती है, जलीय वनस्पतियां अथवा जलीय जीवन जितना भी होता है, वो सब एसिडिक वाटर में जीवंत नहीं रह पाता और वो नष्ट होने लगता है। उसी तरह स्थलीय वनस्पतियों पर इसका प्रभाव हम देखेंगे तो स्थलीय वनस्पतियां जितनी भी है, घास, पेड़, पौधे, वो सब इस अम्लीय वर्षा के कारण से उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूख कर गिर जाते हैं और वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। जब यह अम्लीय वर्षा जमीन पर, मृदा पर गिरती है तो मृदा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, और जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर यह अम्लीय वर्षा गिरती है तो भूमि का अम्लीयकरण हो जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म समूल नष्ट हो जाता है उस पृथ्वी की उस लेयर के ऊपर से, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो तेजी से कम होती है, कृषि की प्रोडक्टिविटी तेजी से कम होती है, अथवा जो वहां की जमीन है वो बंजर हो जाती है। इस अम्लीय वर्षा का पदार्थों तथा संरचनाओं पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका जीवंत उदाहरण ताजमहल है। ताजमहल से 40 किलोमीटर दूर मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। वहां पर SOx एमिशन लगभग 30 से 35 टन प्रतिदिन सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होती है वातावरण में, और जब हवा ताजमहल की ओर की दिशा में रहती है तो वो ताजमहल की सतह से टकराती है, और ताजमहल का जो मार्बल है उसको, उसमें जो पीलापन है वो अम्लीय वर्षा का ही एक उदाहरण है इस वायु प्रदूषण के कारण से। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स है और मेटल्स है उसके ऊपर भी ये एसिड रेन जब गिरती है तो पिटिंग एक्शन होता है और उसमें उसका क्षरण होता है और दाने दानों के रूप में उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होता है। अम्लीय वर्षा जब मानव के संपर्क में आती है तो लंबे समय तक मानव अगर इस तरह के जल के संपर्क में रहता है तो उसको चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा पेंट्स और ऑटोमोबाइल कोटिंग्स जो होती है उनके ऊपर भी जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो उनको डिके करती है, उनका क्षरण होता है। तो इतने सारे हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव हैं। अब इस अम्लीय वर्षा को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
यदि अम्लीय वर्षा के कारण जलाशय, नदियां या झीलें अम्लीय प्रकृति की हो गई हैं तो हमें उसकी अम्लीयता की जांच कर और उसको लाइम्ड किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें उतना ही क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसका न्यूट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए, उदासीनीकरण किया जाता है, जिससे कि वो जल जीवन के उपयोग में आ सके। दूसरा उपाय है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस के तहत हम जो ये गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उनको कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर युक्त कोयला अथवा तेल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होती है एनवायरमेंट में, अगर हम इनके स्थान पर ऐसा कोयला या ऐसा ईंधन उपयोग में लाएं जिसमें कि सल्फर का कंटेंट नहीं हो अथवा कम हो, तो ऐसी स्थिति में उनका उपयोग कर हम SO2 के एमिशन को कम कर सकते हैं अथवा समाप्त कर सकते हैं। NOx के एमिशन में हम कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर दहन कर NO2 का एमिशन को कम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो कार्बनिक ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो हम इस फ्यूल के स्थान पर अगर हम विद्युत जनरेशन में अगर इन फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं तो हम उसके स्थान पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम जाकर और इस फ्यूल के दहन को कम कर सकते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा और अन्य गैसों पर भी अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। इसके अलावा स्क्रबर का उपयोग कर भी हम SOx एमिशन को कम कर सकते हैं। जिन भी इंडस्ट्रीज में SOx एमिशन हो रहा है तो उससे निकलने वाले दग्ध गैसों को ड्राई स्क्रबर अथवा वेट स्क्रबर में से होते हुए गुजारते हैं, जिससे कि ये गैस के अणु स्क्रबर में ऊपर से गिरने वाले जल से क्रिया करके और एसिड बनाकर वो जल नीचे संग्रहित कर लिया जाता है और जो शेष वायु है वो SOx एमिशन से और NOx एमिशन से फ्री हो जाएगी। स्क्रबर का उपयोग कर भी हम एसिड रेन को नियंत्रित कर सकते हैं। इन सब के अलावा जन चेतना और जन भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके द्वारा हम एसिड रेन को नियंत्रित कर सकते हैं। जितनी अधिक जन चेतना होगी उतना ही हम एसिड रेन के दुष्प्रभावों को लोगों को समझाकर और एसिड रेन को कम करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा है कि एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन को डेवलप करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव है और उन्हें किस प्रकार हम नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।